अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जूजू आईनी मुद्दत की तकमील की जानिब बढ़ रही है। अपोजिशन जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम और बयानात में भी तेजी आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लंदन में बैठकर जोड़ तोड़ कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो कैबिनेट भी डिसाइड कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के टिकट्स के फैसले हो रहे हैं। साथ ही अहम शख्सियात से नवाज शरीफ की मुलाकातों की खबरें भी हैं। कायद नून लीग के तहर्रुक के दौरान ही मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का बयान मौज़ूए गुफ्तगू बना हुआ है। गुज़श्ता रोज़ न्यूज़ 1 के प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि मरियम नवाज साहिबा इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, इसलिए अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर आज़म की उम्मीदी के सदर यानी शहबाज शरीफ होंगे। वो क्या कह रहे थे, सबसे पहले जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। सर, वैसे PMLN के अंदर अगले इलेक्शन में वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन? वो शहबाज साहब हमारे सदर हैं, वही हमारे उम्मीदवार होंगे। मरियम नवाज साहिबा विड्रॉ हो गई है या आप लोग नहीं चाहते? अहल नहीं है, वो लड़ नहीं सकती। अमूमन पार्टी के सदर को बनाया जाता है जो पार्टी को लीड करता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इज्तिमात जलसों के अंदर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे हमने सुनते हुए लगते हुए देखे हैं। उसमें मरियम नवाज शरीफ से मुतालिक भी कहा जाता रहा कि अगली वज़ीर आज़म मरियम नवाज होगी। अब शहबाज शरीफ से मुतालिक हैरान कुन तौर पर शाहिद खान अब्बासी इंकशाफ कर रहे हैं। जो पार्टी के सदर होते हैं वही प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। शाहिद खान अब्बासी का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मरियम नवाज पॉलिटिकली क्वारंटीन किए हुए हैं, सियासी करंतना इख्तियार करके निजी तकरीबात को वक्त दे रही हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज FIA के रडार पर हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खदशा है कि हुकूमत एक बार फिर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को जेल भेजने की कोशिश कर रही है और इस मरतबा हुकूमत वफाकी तहकीकाती इदारे का इस्तेमाल करना चाहती है। नायब न्याजी गठजोड़ फेल हुआ, जब वहां बात ना बनी तो उसके बाद FIA को इस्तेमाल किया। जब FIA के अंदर वही केस, वही इन्वेस्टिगेशन, वही सवालनामे जो 3 साल से भरे जा रहे हैं, जिनका 3 साल से जवाब दिया जा रहा है, और उसको FIA के हवाले कर दिया। और उसी दौरान जब ये साजिश FIA में की जा रही थी नायब न्याजी गठजोड़ के बाद, उसी दौरान लंदन कोर्ट्स के फैसले आए और उन फैसलों में ये कैटेगोरिकली कहा गया कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग। अब शहबाज शरीफ के खिलाफ FIA में मुकदमात और शाहिद खान अब्बासी के बयान के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या शहबाज शरीफ को वजीर आजम का उम्मीदवार नवाज शरीफ ने नामजद किया यानी दूसरे अल्फाज में अगर कहा जाए तो क्या नवाज शरीफ मान गए हैं? क्या हुकूमत को भी शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने का खदशा है, तभी उन पर यह प्रेशर बिल्टअप हो रहा है कि नाब के बाद FIA एक बार फिर मुतहर्रिक हो गई है? क्या शहबाज शरीफ की नामजदगी पर मरियम नवाज जो है उनकी कंसल्टेशन है, क्या उनकी स्टाफ भी है? सवाल तो यह भी है कि पंजाब में वजारत आला का उम्मीदवार फिर कौन होगा? क्या अब नून लीग में मज़ाहमत की बजाय फाइनली मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया जाएगा? क्या अब यही बयानिया प्रिवेल करेगा? क्या शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म मुक़्तदर हल्कों के लिए काबिल कबूल होंगे? माजी में मुस्लिम लीग नून का दावा था कि नवाज शरीफ ही उनके वज़ीर आज़म है और चौथी बार भी दस्तार उन्हीं के सर सजेगी। इसके बाद मरियम नवाज ने भी अवामी मकबूलियत समेटी है। गुज़श्ता 3 बरस के दौरान शरीफ ख़ानदान में इख्तलाफात के हवाले से भी चहमगोइयाँ होती रही हैं। मरियम नवाज की खामोशी और शहबाज शरीफ का तहर्रुक, जबकि मरियम नवाज की शोला बयानी के दौरान शहबाज शरीफ की खामोशी पर सवालात भी उठते रहे हैं। अब ये अहम स्टेटमेंट है और इस अहम मामले पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमने मदऊ किया है सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सलीम बुखारी साहब को। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, ये जो शाहिद खान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब हमारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, क्या नवाज शरीफ साहब मान गए जिसके बाद ये स्टेटमेंट दिया है शाहिद खान अब्बासी साहब ने? पहली बात तो यह है कि जो खान अब्बासी ने कहा दैट इज स्टेटिंग द ऑब्वियस। मैं आपको 2 वाक़यात सुनाता हूँ, उसके बाद आप नतीजा खुद अखज़ कर लीजिएगा। पहली दफ़ा जब नवाज शरीफ साहब का ऑपरेशन हुआ था लंदन में, जब उनकी वो ऑपरेशन के दौरान कॉम्प्लिकेशंस भी हो गई थी, उस ऑपरेशन में जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मुझे अगर कुछ हो जाता है तो मेरी पार्टी का वारिस जो है वो शहबाज शरीफ होगा। उसके बाद जब यहाँ से वो तशरीफ़ ले जा रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने मरियम नवाज़ की मौजूदगी में कहा था कि पार्टी का वारिस मेरे बाद शहबाज शरीफ है। 2 एक और सुनिए, जब खाकान अब्बासी साहब की बारी आई वज़ीर आज़म बनने की तो उसकी 2 बुनियादी वजह थी। एक ये कि नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई से पूछा था कि डू यू वांट टू बी द प्राइम मिनिस्टर? ही सेड नहीं, मुझे पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप रखनी है अपने पास, लिहाजा वहाँ आप किसी को भी बना दीजिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको ये तीनों मिसालें दे के कि नवाज शरीफ के लिए फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर अदर देन हिम हैज ऑलवेज बीन शहबाज शरीफ। तो फिर बुखारी साहब, इतने अरसे से जो रौला था जिसको कहते हैं, जो इतने अरसे से डिबेट हो रही थी, जंग चल रही थी, वो तो था ही माइनस नवाज शरीफ माइनस मरियम नवाज। तो अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मिनहा कर देते हैं तो बाकी बचे फिर शहबाज शरीफ साहब, जिनसे मुतल्लिक शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं। एंड शाहिद खान अब्बासी जो है वो स्टालवर्ड समझे जाते हैं मियाँ साहब के, बड़े मियाँ साहब के। मरियम नवाज कैंप के आदमी हैं।
वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे, तो इसका मतलब रौला मुक गया है सर? देखिए, मैं जब भी आपके प्रोग्राम में आने के लिए मुझे कहा जाता है ना, मैं बहुत डरता हूँ आपसे, इसलिए कि आप ऐसी ऐसी दरफुंतनियाँ निकालते हैं कि मेरे जैसा बाबा भी जो है परेशान हो जाता है उस पर। आपके सवाल में बहुत जान है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, गुड कॉप बैड कॉप की कहानी भी तो आप याद रखें ना। शहबाज शरीफ हैज़ ऑलवेज बिन एक्सेप्टेबल फॉर द बेस्ट। आपको याद होगा, शुरू कीजिए आप परवेज़ मुशर्रफ से, हु केम टू जाती उम्रा, मेट मियां शरीफ एंड सेड कि आप बड़े भाई को बिजनेस दे दीजिए, छोटा हमें दे दीजिए, हम उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। बुखारी साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ काबिल कबूल थे, तो फिर लड़ाई किस चीज़ की थी? जब आपने एट द एंड ऑफ द डे यही कहना था कि शहबाज शरीफ जो है वो हमारे नॉमिनी है, तो इसका मतलब है कि मियां साहब को काबिल कबूल, जिन्होंने उसको नाकाबिल कबूल समझा था या गिरदाना था उस वक्त, उनको पता चला ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और ख़ासतौर से इस रजीम के आने के बाद 3.5 साल में, कि नथिंग हैज़ चेंज्ड। पंजाब में अभी तक उसी तरह से वेल इंट्रेंच्ड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नथिंग हैज़ चेंज। तमाम तर कंट्रोवर्सीज़ के बावजूद, तमाम तर डिबेट के बावजूद, एक MNA MPA नहीं टूटा नवाज शरीफ का जो टूट के किसी और पार्टी में गया हो। इसके बाद उनके लिए ये दो चारे हैं, या वो इमरान खान साहब को उनकी तमाम पॉलिसियों और तमाम हरकत, कोर्ट में कह रहा हूँ हरकत के साथ बर्दाश्त करते रहें, और अगर उन्होंने दूसरा ऑप्शन देखना है तो दैट इज नन बट पाकिस्तान मुस्लिम लीग। बुखारी साहब, फिर तस्वीर का दूसरा रुख भी तो है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ मज़ामत से दाल गली नहीं है, यानी वो जो प्रेशर बिल्डअप करना चाहते थे, मियाँ साहब के केसेस क्लियर हो जाए, मियाँ साहब जो है वो धुल के वापस आ जाए, मरियम बीबी जो चाहती है वो हो जाए, वो हुआ नहीं, जिसके बाद अल्टीमेटली अब नून लीग वही बात कर रही है जो पहले उनसे कही जा रही थी। इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा। देखिए, अगर नवाज शरीफ ने री इंडक्ट होना है तो पहले कोई इंटरम पीरियड में आएगा जो उनके खिलाफ केसेस खत्म करेगा, जो उनके खिलाफ जो अपील पेंडिंग पड़ी हुई है उसके फैसले कराएगा। मैं इससे आगे जाना नहीं चाहता, आप पता है इससे आगे मेरे पर जलते हैं, लेकिन उनका रास्ता हमवार करने के लिए, चाहे वो मरियम है चाहे वो नवाज है, somebody has to be there to do that, and that is none but नवाज शरीफ। But that somebody cannot be शहबाज शरीफ साहब सर, वो तो बहुत ऑब्वियस है, वो तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। अगर इंटरम सेटअप होना है कोई, तो फिर तो somebody neutral should be coming up, और वो ये रोल प्ले करता हुआ। मैंने इंटरम सेटअप की बात नहीं की है, वो तो कोई और ही आएगा। मैं तो कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन होता है जिसके लिए ये सारा अरेंजमेंट हो रहा है, ये कोई आएगा जो असम्बलियां डिसॉल्व करेगा, नए इलेक्शन की डेट देगा, क्योंकि नवाज शरीफ हैज़ रिफ्यूज्ड कैटेगोरिकली कि हम इस 1.5 साल के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि जो गंद इन्होंने मचाया है वो 1.5 साल में समेटा नहीं जाएगा, उसके लिए 5 साल का मैंडेट चाहिए। इस सूरत में आप देखें कि पहले शहबाज शरीफ साहब आएंगे, 5 साल के बीच फिर इनकी वापसी होगी, फिर मरियम नवाज भी उस वक्त तक फारग हो चुकी होंगी, उनकी भी 7 साल की जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाली होगी। तो उस वक्त तक के लिए आप सोच लीजिए कि अगर बॉल मुस्लिम लीग नून की कोर्ट में जा रहा है तो इट इज़ नन बट शहबाज शरीफ। बुखारी साहब, लेकिन इस पे तो IFF है, इफ एंड ओनली इफ इमरान खान साहब लूजर्स। इमरान खान साहब इस वक्त हारते हुए तो बाहर दिखाई नहीं दे रहे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे भंवर आए, आपको जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है सर। आज भी उन्होंने सेहत कार्ड का इफ्तिताह किया है पंजाब की आवाम के लिए। मैं आपको एक इंसाफ कार्ड का वो इनॉग्रेशन, मैं आपको एक तारीखी हवाला दे देता हूँ। आपको याद होगा जुल्फिकार भुट्टो की पार्लियामेंट में उस स्पीच, जब उन्होंने कहा था कि ये कुर्सी बहुत मजबूत है, आई कैन बी वीक। कि जब इस तरह की बातें होती है ना, जब इस तरह आदमी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, वो होता नहीं है असल में। 2 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने कुरान सर पे रख के कहा, कुरान सर पे रख के कहा कि आई एम ए भुट्टो लॉयलिस्ट। ही टुक ओनली 48 आवर्स। मुल्क में जिसने ये कहा है मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, उसकी कुर्सी हिला दी गई है। वो भुट्टो हो, वो नवाज शरीफ हो, वो मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा हो, वो इमरान खान साहब ने भी एक दफ़ा कहा ज़रूर था, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया कि मुझे अगर ऑपोजिशन बेंचेस पर भी बैठना पड़ा तो मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस वक्त आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब से वाकई तंग आने वाले तंग आए हुए हैं? देखिए, गुजारिश ये है, 2-3 तरीके हैं उसके जज करने के। एक तो ये कि असम्बली में जो कुछ हुआ है ये आखिरी बार हुआ है, अब कोई काम इमरान खान साहब के लिए करने नहीं जा रहा। भाई साहब, जो हो गया है उसके बाद तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो पेश तो बरकरार है ना सर? करेक्ट, लेकिन जो कुछ हुआ है इसने हिट बैक करना है। ना वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स वाली बात चलेगी, ना ओवरसीज़ के वोटिंग वाली बात चलेगी, ये सारा कुछ सब्जेक्ट होगा। दोबारा आप देख लीजिएगा, आप भी कहेंगे अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, मेरा पता नहीं मैं हूँगा या नहीं हूँगा, लेकिन आप ये देखिएगा ये सब कुछ रिवर्स गियर में जाएगा,
क्योंकि ये जिस तरीके से किया गया है, इट इज़ नाइदर डेमोक्रेटिक नॉर पार्लियामेंटेरियन। इस तरह से बुलडोज करके एक दिन में 31 बिल पास करने की कोई और हवाला आपके पास मौजूद है तो मुझे दीजिए। बुखारी साहब, आप ही को इंटरव्यू भी दिया है परवेज़ रशीद साहब ने, और परवेज़ रशीद साहब ये फरमाते हैं कि जब तक ये फाशिस्ट रजीम है तब तक मियाँ साहब वापस आने के नहीं है। इसका मतलब ये है कि मियाँ साहब को और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान मसला है, ये हुकूमत मसला है, ये कोई प्लेटलेट्स नहीं है, ये कोई तबई उनकी हालत नहीं है, बीमारी नहीं है, बल्कि इमरान खान है। देखिए, जो परवेज़ रशीद ने कहा वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन उसने ये तो नहीं कहा ना कि इसके लिए हमें 1.5 साल या 3 साल या 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये तो किसी वक्त भी हो सकता है। फाशिस्ट रजीम जो उन्होंने कहा है, इसको मैं तो नहीं कह रहा हूँ, वो 2 महीने के बाद अगर गिर गई तो क्या होगा? अगर इन हाउस चेंज आ गई, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास हो गया तो क्या होगा? वो कैसे आएगी? आएगी, यही तो है। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान पॉलिटिक्स इन हाउस चेंज, सर इन हाउस चेंज तो उस वक्त आती है जब इन हाउस चेंज लाने की ख्वाहिश हो किसी के पास। नून लीग ने बारहा कह दिया है कि इन हाउस चेंज हम नहीं ला सकते, क्योंकि आपको पता है कि कैसे लोग उठा लिए जाते हैं। ये सिर्फ उस वक्त तक है जब तक छांगा मांगा की सियासत मुल्क में होती है सर। करेक्ट, ये उस वक्त तक है जब तक पीपल्स पार्टी भी अल्टीमेटली रियलाइज करके कि उसको इनसे कुछ नहीं मिलना है, इनके साथ मिलके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। खान साहब, मैं इससे एग्री करता हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं हो सकता है जो ये जिसकी जो सेंस किया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता खान साहब की हुकूमत मतलब जो है वो उसको कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के साथ बैठ जाएगी, पीडीएम के साथ होगी, दोबारा से मिलकर असेंबली के अंदर कोई ऐसा मूव बनाएंगे कि इमरान खान साहब कल घर चले जाएंगे। देखिए सर, इस वक्त पीपल्स पार्टी को तो जो गेन करना था वो गेन कर रही है स्लोली एंड ग्रेजुअली। जरदारी साहब एक बार फिर मुक्के लहरा रहे हैं और एक बार फिर बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। वो तो फिर पीडीएम के साथ बैठने के नहीं है। देखिए, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पार्लियामान के अंदर कोई भी चेंज आ सकती है? मैं आपको अर्ज करूं, 70 साल की तारीख जरा उठा के देखें, वक्त नहीं है शायद इसका, मैं जल्दी जल्दी कुछ दोहरा देता हूं। जब सिकंदर मिर्जा का तख्ता उल्टा, कोई आदमी तस्वुर कर सकता था कि 24 घंटे पहले जो शख्स उसको सलूट कर रहा हो, जिसका नाम अयूब खान था, अनप्रेडिक्टेबल। ओके, उसके बाद आ जाए भुट्टो साहब, कुड एनीबॉडी अंडरस्टैंड एक्सेप्ट कि एक ऐसा मर्डर जो उन्होंने किया नहीं, एक ऐसा शहर जहां वो मौजूद नहीं थे, उसके ऊपर उनको फांसी चढ़ा दिया जाएगा? ये अनहोनी नहीं है? उसके बाद क्या परवेज़ मुशर्रफ ने कहा नहीं था कि आप इस जलसे में ना आइएगा, आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है? वो फिर भी आई और वही हुआ जो उसने कहा था। तो ये जो हमारी हिस्ट्री है, ये डूएबल्स की नहीं है, ये जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं वो होती हैं। और ये इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस जो है, इट्स नाउ इल फाउंडेड। मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ इसलिए कि आप उनके जो साथ के लोग हैं उनकी हरकत ज़रा नोट फरमाएं अगर आप, तो आपको पता चल जाएगा दे आर लिविंग इन ए वर्ल्ड ऑफ देयर ओन। रियलिटीज से उनका कांटेक्ट नहीं है जिस तरह आवाम से उनका कांटेक्ट नहीं है। कुछ भी पॉसिबल है बुखारी साहब, आप ये कह रहे हैं, लेकिन लास्टली मुझे ये बताइएगा कि ये पॉसिबल है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस हैं, वो रमज़ान शुगर मिल्स हो या मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं, वो एकदम से हट जाएं और उसके बाद वो अगर आप आला अदलिया के रिमार्क्स जो बहुत रीसेंट हैं, बहुत पुराने नहीं हैं, उनको देख लीजिए, तो जो नैब के केसेस के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, किसी ने कहा ये आर्म ट्विस्टिंग का अदारा है, किसी ने कहा इसका तो वजूद ही नहीं होना चाहिए। अब तो एफआईए मुताहरिक हो नहीं, जो आखिरी चीज़ मैं कहने लगा वो ये कि एक केस अगर इन्होंने अब तक साबित करके सजा दिलवा दी होती तो मैं मान लेता एफआईए का ऑप्शन इसीलिए इस्तेमाल हुआ है कि नैब फेल हो गई है, और जो कुछ नैब नहीं कर सकती वो एफआईए नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ थे, गुफ्तगू आपने सुनी है। पाकिस्तान की सियासत बड़ी अनप्रडिक्टेबल है और मेरा ख्याल है यहाँ पर जो एनालिसिस है, तज्ज़िये हैं, तबसरे हैं, उनकी मियाद भी बाज़ों 24 घंटे की होती है। हमें ये नहीं पता कि नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने जा रहा है। एक और मामले की जाने बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारू की बाजियाबी केस में अटॉर्नी जनरल रहमान मिजारी समेत दीगर वकला से लापता अफराद की जिम्मेदारी चीफ एग्जीक्यूटिव पर आयद करके उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने का फैसला देने पर मुआवनत तलब कर ली है। आज होने वाली समाअत में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जबरी गुमशुदगियों का कमीशन आइन के खिलाफ बना है, जबरी गुमशुदगियां आइन से इनहराफ है, दहशतगर्द को भी मावरा अदालत नहीं मार सकते। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि यहां साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लोगों के उठाए जाने का फख्र से किताबों में लिखकर क्रेडिट लेते हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि रिटायर होने के बाद सारी किताबें लिखकर दयानतदार बन जाते हैं। लोगों का लापता हो जाना पाकिस्तान पर धब्बा है, ये बदकिस्मती है। उन्होंने बताया कि लोगों के लापता होने की कोई वजाहत नहीं दे रहा, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत को अब विरसे में मिले हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि रिटायर होने के बाद सब सूफी बन जाते हैं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि ऐसा नहीं कि लापता अफराद का मामला मौजूदा हुकूमत के दौर में शुरू हुआ, हुकूमत इस मामले को बहुत संजीदा ले रही है। इस मामले का एक बैकग्राउंड है कि इसी मुल्क में खुदकुश धमाके होते थे। बहुत सारे केसेस हैं जिनमें सैकड़ों पाकिस्तानियों ने जहाद के नाम पर बॉर्डर क्रॉस किया और अफगानिस्तान गए। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि अलमिया यह है कि हमने जोग्राफियाई हालात और कौमी सलामती का मामला भी देखना है।
चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब, नेशनल सिक्योरिटी शहरियों की हिफाजत में है, ऐसा रहा तो क्या कल कोई एसएचओ भी किसी को उठा लेगा? चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का काम नहीं है कि लोगों को ढूंढे और ना ही ढूंढ सकती है। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि वजीर इंसानी हुकूक ने कहा है कि कानून बना रहे हैं, कानून की कोई जरूरत नहीं है। अदालत कह सकती है कि शहरी जिस दौर में लापता हुए उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 6 के जुर्म में जिसे सजा हुई, हम तो उस पर अमल दरामद भी नहीं करा पाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मसला यह है कि इस मामले पर किसी का एहतसाब नहीं हो रहा, हर कोई जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल देता है, एक शेम बना देते हैं, एक हॉल ऑफ शेम बनाकर तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर वहां लगा दे। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर क्यों लगाई जाए? कुछ बीमारियों का इलाज अदालती फैसलों से नहीं है, अवाम के पास होता है। 10 लाख लोग सड़कों पर निकले तो लापता होने का सिलसिला रुक जाएगा। ईरान में यह सिलसिला ऐसे ही रुका है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती फैसलों से भी इलाज होता है अगर जिम्मेदारों का तयन कर लिया जाए। ये एक टेस्ट केस है कि रियासत का रद्देअमल क्या होता है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हमें एक फैसला तो लिखने दे, किसी को तो जिम्मेदार ठहराए। अदालत तवक्को कर रही थी कि वफाकी काबीना इस हवाले से अपना किरदार अदा करेगी। हमें नहीं मालूम कि मीडिया आजाद है या नहीं, वरना मिसिंग पर्संस की तस्वीर पर सफाई अव्वल पर हो, या तो चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी ले या फिर उनको जिम्मेदार ठहराए जो उनके ताबे हैं। जब रियासत खुद जुर्म में शामिल हो तो इससे ज्यादा तकलीफ दे बात हो ही नहीं सकती। अब ये केस की समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और आज जो अदालती रिमार्क्स है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ वकील मुदस्सिर नारू ईमान मजारी साहिबा भी मौजूद होंगी। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मुदस्सिर नारू केस समेत लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक जो मामला था, इस पर ईमान मजारी साहिबा भी वहाँ पर पेश हुए। अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। ईमान मजारी साहिबा जो वकील है मुदस्सिर नारू की, मारूफ समाजी कारकुन है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया ईमान मजारी साहिबा आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि आप इस केस को परसू कर रही हैं अदालत के अंदर, ये कहिएगा कि अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है, और खासतौर पे लास्ट हियरिंग में अदालत की जानिब से कहा गया था कि मुदस्सिर नारू को 13 दिसंबर को पेश किया जाए। तो आज जिस वक्त प्रोसीडिंग शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया? वफाकी हुकूमत कहाँ खड़ी है इस मामले पर? देखिए जी, आज जो मौक़िफ़ अपनाया गया अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से, वो एक किस्म की विंडिकेशन है तमाम जो लवाहिकीन हैं जिन्हें जबरी गुमशुदगियों का शिकार बनाया गया है, इस लिहाज से कि उन्होंने ये एक एडमिशन, एक किस्म की एडमिशन ही की अदालत में कि ये जो प्रैक्टिस है जबरी गुमशुदगियों की, ये एक स्टेन है पाकिस्तान पर, ये एक धब्बा है काला। और इस चीज़ को भी तस्लीम किया गया कि ये जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है और प्राइम मिनिस्टर साहब की। नहीं ईमान मजारी साहब, जिस वक्त अटॉर्नी जनरल ये जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं कि ये असल में चीफ एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो साथ ही तो ये भी तो कह रहे हैं कि असल में ये केसेस तो उन्हें विरसे में मिले हैं, इसमें उनका कोई अमल दखल नहीं है। जी, उन्होंने ये बात ज़रूर की थी, लेकिन जो चीफ़ जस्टिस साहब थे उन्होंने बारहा ये बात की कि बक स्टॉप्स एट द टॉप, यानी जो वज़ीर आज़म साहब हैं और जो फेडरल कैबिनेट है, ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो इसलिए अटॉर्नी जनरल साहब ने फिर टाइम सीख किया था कि उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कभी अपनी करियर में इस तरह का केस नहीं हैंडल किया, तो उन्होंने इसलिए अब टाइम लिया है। अब देखते हैं, क्योंकि जो पिछला ऑर्डर था उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा था कि अगर मुदस्सिर नारू को आज पेश नहीं किया जाएगा या आज से पहले पेश नहीं किया जाएगा तो फिर जिम्मेदारी किसी रियासती इदारे पे तो फिक्स होगी। देखिए, मुदस्सिर नारू के बेटे और उसकी फैमिली की मुलाकात वज़ीर आज़म से हुई थी, तो वज़ीर आज़म से मुलाकात में माली मावनत से मुताल्लिक, उनको यकीन दहानी, उनकी दाद रसी से मुताल्लिक क्या पेशरफ्त हुई? उस मुलाकात का आउटकम क्या निकला ईमान मजारी साहब? मुलाकात में उनको यकीन दहानी कराई गई कि वज़ीर आज़म साहब ख़ुद इस केस को देख रहे हैं, उनके सामने कोई कॉल्स भी की गई थी। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये आता है, हमने कॉम्पनसेशन की भी दरख्वास्त दी हुई है अदालत में, उधर हमने एक एफिडेविट सबमिट किया हुआ है, और वो जो इससे पिछली हियरिंग थी उस पर जो वज़ीर इंसानी हकूक़ है उन्होंने कहा था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स इसे प्रोसेस कर रही है। फैमिली का तो यही मौक़िफ़ है कि वो कुछ रियासत से चाहती नहीं है।
हमने ये कॉम्पनसेशन की इसलिए बात की है क्योंकि ये माहिरा साजिद जजमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और हमें ये लगता है कि इसका एक डिटरेंट इफेक्ट होता है जब कोई माली नुकसान होता है रियासत को या कोई माली इम्प्लिकेशन होती है किसी चीज़ की, तो फिर रियासत की मशीनरी हरकत में आती है। इमाम मज़ारी साहब, देखिए अटॉर्नी जनरल ने जिस पर वक्त मांगा है अदालत से वो तो है कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहे थे कि फिर क्या तमाम तर साबिका चीफ एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, तो उस पर वकला को कहा है कि आप अदालत की मुआवनत करें। तो इस पर यह मामला अब कैसे आगे बढ़ेगा? मतलब इस हवाले से क्या अटॉर्नी जनरल आइंदा आने वाले दिनों में ये बताएंगे, रोशनी डालेंगे कि आर्टिकल 6 लगता है या नहीं लगता है? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। जो 18 जनवरी को अब अगली तारीख फ़िक्स हुई है उस पर ना सिर्फ अटॉर्नी जनरल साहब बल्कि जो तमाम वकला इस केस में, क्योंकि इसमें और भी कनेक्टेड केसेस हैं जबरी गुमशुदगियों के, तो हम सारे असिस्ट करेंगे कि आर्टिकल 6 पर भी असिस्ट करेंगे और इस पर भी असिस्ट करेंगे कि कौन से इदारे हैं जो ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि आज भी मैंने ये बात अदालत में की कि माहिरा साजिद जजमेंट के तहत वो तमाम एजेंसियाँ भी शामिल है और उनके सेक्टर कमांडर्स की भी लायबिलिटी हो सकती है। देखिए, लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक जो कमीशन था उस पर तो ये कहा गया कि गैर आइनी था और आइन से इनहराफ है। इस हवाले से जो कमीशन की जुरिस्डिक्शन है और अभी तक उसकी जो पेशरफ्त है, प्रोग्रेस है, इससे मुतालिक क्या मामला तय किए जाएंगे, क्या सेट किया जाएगा? क्या इस पर भी वकला रोशनी डालेंगे? इसमें 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो अदालत ने आज बात की कि जो कमीशन है वो आर्टिकल 14 जो है आइन का, उसकी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि उधर ख़ानदान जाते रहते हैं, उन्हें तारीख पे तारीख मिलती जाती है। और ये हमारा मौक़िफ़ भी है कि इस कमीशन को शायद फिर डिसबैंड कर देना चाहिए क्योंकि ये वसाइल को ज़ाया कर रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस पर आज सच अभी हमें देखना होगा कि जब रिटन ऑर्डर आता है अदालत की तरफ से उसमें क्या एग्जैक्टली लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। बहुत बहुत मज़ारी साहब आपके वक्त के लिए। जय साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर सके, उनसे पूछते हैं कि ये मामला आखिर कहाँ पर जाके सेटल होगा। अस्सलाम वालेकुम जय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जय साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस हवाले से वाज़े तौर पर रिमार्क्स दिए हैं। क्या यही मामले का हल है? इसी तरह से लापता अफराद की बाजियाबी का जो मसला है पाकिस्तान के अंदर, उसको हल किया जा सकता है? देखिए, जुडिशियल व्यू पॉइंट से अगर आप चीजें देखते हैं तो मुख्तलिफ है। ऑन ग्राउंड अगर रियलिटीज को जब तक आप समझेंगे नहीं, मिसिंग पर्संस की जो भी बातचीत है, ये तुम्हारे मुहतरम जज साहिबान को बात समझ नहीं आएगी। आपने कभी गौर किया है कि इतने कमिश्नर बनेंगे इसके ऊपर, आज तक उन कमिश्नर की रिपोर्ट पे क्यों नहीं हमारे जुडिशरी जाके उनको देख रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? आज उसके ऊपर उन्होंने रिमार्क्स दिए, कहा कि जबरी गुमशुदगियों पर बना कमीशन आइन के खिलाफ है। आज अतर मिनल्ला साहब ने कहा है। जी, वो मतलब जो मर्जी चाहे वो कह सकते हैं, लेकिन अभी आपने एक गवर्नमेंट ने एफर्ट की है उसकी, इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी एफर्ट की है उसकी। अब जो भी गवर्नमेंट फाइंडिंग्स हैं, इस कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं, इस पर भी गौर कर लें। स्टेट अवे इनको गैर आइनी करार दे देना, किसी ने सोच समझ के ही काम किया ना, ये ऐसे सोच के काम नहीं किया। ये इसमें आइन से ज्यादा जरूरी ये है कि क्या जो रिक्वायरमेंट थी वो किस हद तक पूरी हुई है, ये वो देखना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि अभी अगले दिन ही बहुत अच्छा एक इंटरव्यू था मोईद यूसुफ साहब का हॉट टॉक पे, उसमें भी उसने यही सवाल किया था। उसने कहा जी जो जो डिस्कवर होते जा रहे हैं, पता ये लग रहा है कि अपने घरों को छोड़कर पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ लड़ने के लिए मुल्क से बाहर जाके बैठे हुए थे और वहां पे कहीं मारे गए हैं या आते हुए कहीं मारे गए हैं। अब उनको आपने जबरी गुमशुदगी का नाम दे के एक नया वो शुरू कर दिया हुआ तमाशा। लेकिन जैसा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? देखिए, मुदस्सिर नारू 2018 में लापता होते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं शुमाली इलाका जात में, 2018 में लापता होते हैं। एज ऑफ नाउ 2021 आ गया, अदालत ये कहती है कि 13 दिसंबर को बाजियाब करा के इन्हें अदालत के रूबरू पेश किया जाए। आज ये बहस हो रही है जिस वक्त मुदस्सिर नारू का कोई पता नहीं है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? क्या चीफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि अटॉर्नी जनरल से पूछा। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में रोज के हिसाब से कितना लोग गायब हो रहे हैं, पंजाब से, लाहौर से बच्चे गायब हो रहे हैं, इनके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की उन्होंने। मैं हैरान हूं इस बात पे कि हम, ठीक है मुझे अफसोस है इनकी फैमिली के साथ, ये नहीं कि भाई मैं इसको कंडोन कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके ऊपर स्टेट को एफर्ट करनी चाहिए। कोई भी शहरी पाकिस्तान का, उसकी हिफाजत करना स्टेट का फर्ज है। ये अगर कोई लापता हुआ है तो उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि
कम से कम फैमिली को तसल्ली हो कि जो स्टेट की एजेंसीज हैं उन्होंने फैमिली पूरी की सबूत की है। लेकिन मैं जो आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि एक नस्ल नारों को आप ले रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब मुझे बताइए कि रोज हिसाब से कितने बच्चों की गुमशुदगी की बातें होती हैं, उनके लिए कितने अदालतों ने जोर लगाया पता करने के लिए, कितना हमने पुलिस वाले के पीछे पड़े पता ढूंढ के लेके आइए। तो जैसा ये किसके पार्ट पे फेलियर है, आप क्या समझते हैं? देखिए जैसे आप ये कह रहे हैं कि स्टेट का ओवरऑल फेलियर है, सब स्टेट का ओवरऑल फेलियर है, लेट्स एग्री टू दैट, नंबर 1। नंबर 2, जो आप इंसिनुएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, और जो मुख्तलिफ तरफ से जो बात हो रही है, इस जो भी आज के रिमार्क्स आए हैं, मैं देखा सोशल मीडिया पे भी, वो हमारे एजेंसी की तरफ और हमारी फौज की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, खासतौर पे अटॉर्नी जनरल ने जो जवाब दिया है उसमें लगता ही है कि वो इशारा खासतौर पे अटॉर्नी जनरल उस तरफ कर रहे हैं। जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव्स की बात कर रहे हैं तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स ही नहीं, कुछ और लोग भी हैं, मतलब, और फिर वो कहते हैं कि इनके खिलाफ पब्लिक को निकलना चाहिए। अटॉर्नी जनरल जाके बताएं कौन है जिम्मेदार, जाए जाके बताएं कौन जिम्मेदार है, साबित कर अंदर जाके। इतनी आसानी से बात कर देना इतना आसान नहीं है। आई थिंक लेट्स नॉट रन अवे विद दिस काइंड ऑफ अ कंक्लूजन। और ये इट्स नॉट फेयर नहीं मैं कहूंगा, बल्कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है, क्योंकि बगैर सूरत हाल को अच्छी तरह समझे हुए इसको स्याको सुबाक से हटाकर मुख्तलिफ रिमार्क्स जहाँ से आते हैं, दायमा से आते हैं, मैं समझता हूँ कि ये स्टेट के साथ भी ज्यादती है और स्टेट के अपने इश्यूज को भी समझने की जरूरत है कि स्टेट के अपने आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन एज फार एज मुदस्सिर नारू केस इज कंसर्न, उसको तो बिल्कुल उससे मिनहा रखा गया है कि अगर इसको हम टेस्ट केस के तौर पर देखें तो ऑब्वियसली हमें मुदस्सिर नारू की फैमिली को तो जवाब देना पड़ेगा। पुलिस जो मुदस्सिर नारू जहां से गायब हुआ है वहां से पुलिस के पीछे पड़े ना, पुलिस ने क्यों नहीं काम किया इस पे? मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि नारू साहब की फैमिली से मुझे अल्लाह ताला करे सेहतियाब खैराफियत से वो मिल जाएंगे। हमारी ख्वाहिश है, ये पाकिस्तान के शहरी हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आप आज आगे हमारे देही इलाकों में से कितने बच्चे, कितने लोग गायब हुए हैं, उसके बारे में कभी किसी ने बात की हमने? क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो क्रिप्टो करेंसी में एक बार फिर धचका दिखाई दे रहा है। साल में दूसरी बार क्रिप्टो करेंसी को एक सीरियस ब्लो मिला है, इस पर बात करेंगे। वकार ज़का साहब क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। क्रिप्टो करेंसी को साल का दूसरा बड़ा झटका लगा है। इस साल जुलाई के अंदर क्रिप्टो करेंसी को एक बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा ब्लो मिला था उस वक्त जब क्रिप्टो शेयर्स बहुत नीचे आ गए थे। अब साल का दूसरा बड़ा झटका गुज़श्ता हफ्ते जुमे के रोज लगा है, जिस दिन क्रिप्टो के हवाले से एक ब्लैक डे देखा गया है। इस हवाले से इसको रेड फ्राइडे के तौर पर भी देखा गया, क्योंकि तमाम तर कॉइन्स रेड फ्लैग के साथ दिखाई दे रहे थे। कोई भी कॉइन ऐसा नहीं था जो ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, बल्कि सभी कॉइन्स, वो इथेरियम कॉइन हो, वो बिटकॉइन हो या बाइनेंस कॉइन हो, सभी के सभी डिक्लाइन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। और वो डिक्लाइन की पोजीशन, वो डिक्लाइन की स्टेट एज वी स्पीक नाउ वो अब भी बरकरार है। यानी पीर के रोज भी इसमें कोई बेहतरी नहीं आई है, बल्कि शेयर्स ड्रॉप हुए हैं। और कैपिटलिस्टिक जो शेयर है इसका वो 0.9% के ब्लो के बाद इस वक्त $2.3 ट्रिलियन का जो बिटकॉइन है उसका हिट दिखाई दे रहा है। और मार्केट के अंदर जो ट्रेड वॉल्यूम है वो तकरीबन $82,000 US डॉलर्स पे आ गया है। अभी इस वक्त जो है वो $49,000 के ऊपर जो है वो ट्रेड करता हुआ बिटकॉइन दिखाई दे रहा है। ये वही बिटकॉइन है जो इस साल के अंदर शायद $100,000 US से भी ऊपर चला गया था, लेकिन अभी वही बिटकॉइन जो है वो इतनी नीचे आ गया है, जिसके बाद जो ट्रेडर्स हैं, जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़े खसारे में आ गए, खासतौर पे वो जो न्यूली इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर हुए थे। ये क्यों हो रहा है और इसमें क्या बेहतरी के इम्कानात हैं आने वाले दिनों में, बात करेंगे इस वक्त क्रिप्टो एक्सपर्ट जो पाकिस्तान खासतौर पे टेक्नोलॉजी मूवमेंट के चेयरपर्सन है। और इस हवाले से जो लेजिस्लेशन हो रही है, रेगुलेशंस हो रही है, सेंट्रल बैंक के मेंबर हैं, जो फेडरल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसको भी उसमें भी बैठते हैं, उसमें भी जो है मामलात को देखते हैं। वकार ज़का साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार ज़का साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वकार ज़का साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा,
कि जो न्यूली एंटर्ड ट्रेडर्स हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो खास तौर पर सर पटक रहे हैं, उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। वो तो बड़े खसारे में चले गए हैं कि जिस लेवल पर उन्होंने ये बिटकॉइन या दीगर कॉइन्स खरीदे थे, अब वो बहुत नीचे आ गए हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, गो कि आपने 12 नवंबर को इस हवाले से एक प्रेडिक्शन दी थी, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन क्या उन लोगों के लिए कोई उम्मीद है, कोई हौसला अफजा बात है जो लोग इस वक्त सर पकड़ कर बैठे हुए हैं? अच्छा देखिए, इसके लिए ना हमने एक बहुत ही जबरदस्त प्रोसेस बनाया है, जिसमें लोग भी अभी अभी आए हैं, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। हमने क्या किया है कि पूरे पाकिस्तानी मार्केट को जज करने के बाद हमें अंदाजा हो गया कि लोगों को ना ऐसे बताया गया तो नहीं समझ आता। हमने अपने फेसबुक पे लाइव ट्रेडिंग का एक सिस्टम शुरू किया हुआ। जैसे आप है, आप कहते हैं मुझे क्रिप्टो का नहीं पता, मैं आज लॉस में हूँ, वकार जगह मैं क्या करूँ? तो देखिए, आपने सिर्फ ये करना है, $150 लेकर अपनी जेब में, हमें नहीं देने आपने, जो मैं अपने वेरीफाइड फेसबुक पेज पे बता रहा हूँ रात को 10 और 11 बजे, तो ये कॉइन खरीदो, ये बेचो। जो छोटे छोटे कॉइन है उनको खरीद के आप थोड़ी थोड़ी रिकवरी करना शुरू करें। लेकिन लाइव सेशन में क्रिप्टो 24/7 मार्केट चलती है, 5 बजे स्टॉक की तरह बंद नहीं होती। तो खुदा के वास्ते कहीं भी लिखा हुआ कोई सिग्नल देखते हैं, कोई टिप दे रहा होता है, तो वो नहीं सुनना आपने। लाइव फेसबुक के सेशन फॉलो करें, आपकी रिकवरी हो जाएगी। और मैं रिक्वेस्ट फिर करूंगा, बिटकॉइन गोल्ड की तरह है। अगर सोने की कीमत गिरती है तो क्या आप सोना जाके फौरन बेच देते हैं? नहीं ना, आप रखते हैं कि यार गोल्ड है। उसी तरह इस पे आपको बिलीव रखें। मेरे ख्याल से कि बिटकॉइन लॉन्ग रन में आपको बहुत फायदा देगा। लेकिन हाँ, जो अभी ताज़ा लोग आए होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। और इंटरनेट की दुनिया में कहीं भी पैसा चला जाए, ना FIA वापस आ सकता है, ना FBI वापस आ सकता है। तो ये जरूर देखिए, जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसको इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, क्या वो एतबार वाला बंदा है भी कि नहीं है। अच्छा, एक और बड़ा सादा सा सवाल है जो लोग आपसे पूछना चाहते हैं, वो ये कि आप तो कहते थे कि क्रिप्टो करेंसी से मुल्क का कर्जा उतर जाएगा, लेकिन क्या क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी इतनी रिलायबल है? क्योंकि इसकी तो एक्सचेंज में बहुत सारी डिलेज आ जाती हैं, दिस इज क्वाइट एक्सपेंसिव वन। तो क्या ये मुमकिन भी है वकार ज़का साहब? तो वो तो मैंने 12 नवंबर को कहा था ना, 5000 का जब था बिटकॉइन, तब कोविड में मैंने कहा इसमें इन्वेस्ट करके आज 12 नवंबर को जब 62,000 का था, निकाल ले, कैश आउट कर दे। किसी भी मार्केट में आप हमेशा के लिए तो नहीं आते, आपको निकलना भी होता है। अब आप सोचें था हयात इसी में रहेंगे तो गलत बात है। दूसरी चीज मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान अगर अपना क्रिप्टो एक्सचेंज, अपनी क्रिप्टो करेंसी निकाल ले, तो जो है वो इसका पूरा कर्जा वगैरह उतारने के लिए डिजिटल प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। एक और चीज अहम ये है, जो आपने कहा ना डिजिटल करेंसी, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा माजरत के साथ। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में जमीन आसमान का फर्क है। डिजिटल करेंसी होती है सेंट्रल बैंक की, क्रिप्टो करेंसी होती है डिसेंट्रलाइज। तो बार दफा न्यूज में भी हमारे हजरात इसको डिजिटल करेंसी बोल रहे होते हैं। जो डिजिटल करेंसी जो होती है वो तो किसी सेंट्रल अथॉरिटी की होती है। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मेटावर्स अब एक अगली दुनिया जो आ रही है, जिसपे फेसबुक पे जा रहा है, जिसपे हमने भी काम शुरू किया है। मैं पाकिस्तानी हुकूमत से फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपके शो के थ्रू, मैं एज अ मेटावर्स लवर, एज अ मेटावर्स एक्सपर्ट, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तान की जमीनें, पाकिस्तान के इस वक्त जितनी भी जगहें हैं, वो इंटरनेट की दुनिया में मुख्तलिफ कंपनीज बेच रही हैं। इस वक्त IT इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को जागना चाहिए। उनको बार बार मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी हुकूमत को अपना मेटावर्स का प्रोजेक्ट निकालना चाहिए, वरना इस वक्त आपके घर की जमीन, कोई शॉपिंग मॉल की जमीन, कोई बहरिया टाउन, कोई ये टाउन, कोई वो टाउन, इंटरनेट की दुनिया में किसी थर्ड पार्टी ने लॉन्च किया हुआ है और वो पैसे लेते जा रहे हैं और पाकिस्तान में इसका उन्हें पता ही नहीं है। तो इंटरनेट की दुनिया में अगर आज इमरान खान साहब कह दें कि हम अपना मेटावर्स का एक टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं, अपनी मेटावर्स की इन्वायरमेंट निकाल रहे हैं, तो मैं बना के देता हूं, हम लोग आपको बना के देते हैं, तो वो मेटावर्स की वजह से जो जमीनें पाकिस्तान में बिक रही हैं, वो लैंड बेच के पाकिस्तान इतना पैसा कमा सकता है। तो मेरे लिहाज से इस वक्त मेटावर्स की दुनिया में क्रिप्टो से ज्यादा अहम है कि फौरन हुकूमत पाकिस्तान को मेरी खिदमात नहीं तो खुद ही सोच विचार करके इसमें आ जाना चाहिए। अच्छा, लास्टली वकार ज़का साहब ये फरमाइएगा कि आपने $5,000 इन्वेस्ट किए एक NFT पर और उसके बाद उससे $2 लाख कमा लिए। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप $5,000 इन्वेस्ट करें और $2 लाख कमा लें? जी, ये नॉन फंजिबल टोकन है और जुलाई के अंदर मेरा टीम मेंबर है एडम, जो न्यूयॉर्क में होता है, जो सैनअप का सारा कुछ देखता है, उसने उसके पास मेरे 4 इथेरियम पड़े हुए थे। मैंने कहा यार मुझे 4 इथेरियम तुम ऐसे नहीं भेजो क्योंकि गैस की इसकी बहुत हाई होती है। मैंने कहा एक काम करो, गोल्ड एक जो है एक तस्वीर है यार, वो मेरे लिए खरीद लो। वो कहने लगा भाई क्यों खरीदूं मैं, ये तो बिल्कुल। मैंने कहा ले लो यार, मैं रिस्क पे करूं, अब कोई तुम लगा दो बस पैसे। मुझे यकीन ये था कि जितने डिजिटल आर्टिस्ट हैं उनका जो आर्ट वर्क है, जब वो आएगा इस पे, तो क्रिप्टो की दुनिया में अब देखें जिसके पास क्रिप्टो ज्यादा होती है ना, वो शो मारने के लिए, जैसे हम रोलेक्स घड़ी लेते हैं या बड़ी गाड़ियां लेते हैं, अब लोग डिजिटल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो मुझे ये लगता था कि ये बोर्ड है बहुत ज्यादा चल जाएगा, लेकिन अगेन इट्स अ वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट। मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता क्योंकि इसके पीछे कोई मेरी लॉजिक नहीं थी, कोई साइंस नहीं थी, बस ऐसे ही ले लिया और तुक्का लग गया। मैं ये इसमें कोई अपनी रॉकेट साइंस नहीं डालूंगा।
तो नॉन फंजिबल टोकन में पैसे लगा के कैसे कमाने हैं, मेटावर्स से कैसे कमाने हैं, तो पाकिस्तान में जरूरत है कि हर स्कूल में इसको पढ़ाया जाए। और मैं फिर कह रहा हूँ, इमरान खान साहब मुझे पीटीवी पे आने दीजिए, पीटीवी पे 2 ट्रक के पहिए आगे पीछे की जगह, फसलों की जगह मुझे मेटावर्स पढ़ाने दीजिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नेशनल टीवी पे आके पढ़ना चाहता हूँ। दोबारा कौम को इस तरफ आने दें, घर बैठ के इनकी जॉब लग जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वकार ज़कर साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट हैं। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शरह सूद में इजाफा, महंगाई बढ़ने का कितना खर्चा है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट क्या बता रही है, आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। मरकजी बैंक शरह सूद बढ़ाने के लिए एक बार फिर पर तोल रहा है। माहिरीन मईशत को खदशा है कि शरह सूद बढ़ाने से माशी सरगर्मियां सुस्त रवि का शिकार होंगी, मगर हुकूमत को तवक्को है कि शरह सूद में इजाफा महंगाई को कम करने और मईशत की बेहतरी में किरदार अदा करेगा। यूं तो स्टेट बैंक की जानिब से 14 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। एक माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी लागू की जाएगी। मरकजी बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का एलामिया कल जारी करेगा, मगर आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक शरह सूद में 1.5% तक इजाफे का इम्कान है। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक महंगाई पर काबू पाने और बढ़ते अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए स्टेट बैंक शरह सूद में 1.5% तक इजाफा कर सकता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक साल 2022 में महंगाई की शरह 10.5% से जायद रहने का खदशा है, जिसके बायस मरकजी बैंक जून 2022 तक शरह सूद 12.75% तक पहुंचा सकता है, जिससे महंगाई की शरह में कमी होने का इम्कान है। इस वक्त शरह सूद 8.75% है। माशी माहिरीन के मुताबिक मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद में मजीद इजाफे से जहां महंगाई की रफ्तार में कमी का इम्कान है, वहीं माशी तरक्की की शरह सुस्ती का शिकार भी हो सकती है। अभी प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा खैर। अल्लाह हाफ़िज़।